Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and in this video we are studying the first lesson of book Hamare Ateet of Social Science. As you know, there are three books applying in the new session of 8th class by the RBSC, and it is the one of them. तीन किताबें आपके सोशल साइंस की रहेगी, उसमें से वन बुक है हमारे अतीत, उसका फर्स्ट लेसन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इन तीन बुक्स में से वन बुक का वन लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे संसाधन वाला। इसमें थ्री बुक्स हैं, इसमें से वन बुक का वन लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेकंड बुक है हमारे अतीत, इट इज़ रिलेटेड टू आवर पास्ट, हमारी जो पास्ट से ये रिलेटेड है, ये हिस्ट्री की बुक है एक तरह से हम कह सकते हैं। तो ये हिस्ट्री वाली बुक में से हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं, और ये फर्स्ट लेसन है कैसे, कब और कहाँ, कि जो भी हमारा जो पास्ट है, जो हमारा जो इतिहास है, वो कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, इससे रिलेटेड इसमें कुछ काफ़ी जो नॉलेज है वो हम लोग ले रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, और हमने इसमें पढ़ा था कि बहुत सारी पहले का जो इतिहास होता था, वो जो घटनाएं जो होती थी वो उसमें सन ज़्यादा महत्व रखती थी। यानी इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट होता था, क्योंकि लोगों को बहुत सारी डेट्स याद करनी पड़ती थी, बहुत सारी डेट्स उनको याद रखनी पड़ती थी। तो ये डेट्स इम्पोर्टेंट होती है कि नहीं होती है, तो हमने पढ़ा कि डेट्स एक्चुअली इम्पोर्टेंट नहीं होती है, एक्चुअली घटनाएं इम्पोर्टेंट होती है। और जो घटनाएं होती है वो किसी न किसी डेट से तो जुड़ी हुई होती ही है, इसलिए उससे जुड़ी हुई डेट भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और पुराने इतिहास में डेट्स ज़्यादा क्यों आती थी, तो उसका भी कारण हमने पढ़ा कि पहले जो इतिहास लिखा जाता था ज़्यादातर वो राजाओं के जीवन के ऊपर लिखा जाता था, कि वो कब पैदा हुए, कब शादी हुई, कौन कौन से युद्ध लड़े, क्या किया। और चूंकि उन सब के बारे में डेट्स पता होती थी, तो डेट्स भी वहाँ पर मेंशन कर दी जाती थी। लेकिन अब जो आजकल जो लोग इतिहास लिख रहे हैं, अब जो नया इतिहास लिखा जा रहा है, यानी घटनाओं को नए सिरे से लिखा जा रहा है, ये वो इतिहास अब केवल राजा रानियों के जीवन के ऊपर ही बेस्ड नहीं है। अब जो इतिहास लिखने की कोशिश की जा रही है, उसमें आम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें भी उल्लेखित की जा रही है। तो अब जो घटनाएं हो, वो चूंकि घटनाएं चेंज हो जाएगी, अब केवल राजा और जो शासक थे उनके जीवन से ही रिलेटेड घटनाएं नहीं रहेगी इतिहास में, अब दूसरी बातें भी रहेगी इतिहास में। तो वो जो सन और जो डेट्स होती थी, जो तारीखें होती थी, वो भी बदल जाएगी। जब घटनाएं बदलेगी तो तारीखें भी बदलेगी। तो अब हम आगे का हिस्सा इस लेसन का पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कौन सी तारीखें। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। ये तो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। इससे पहले का पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो मैंने अभी आपको बताया ब्रीफ में। हम अवधियां कैसे तय करते हैं। 1817 में, इससे पहले देखते हैं साइड में, ये भी हमें आपको बता चुका था पिछले वीडियो में। और अब यह जो पॉइंट है, यही अपने को पढ़ना है इस प्रेजेंट वीडियो में। हम अवधियां कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा। यानी बहुत पुराना जो इतिहास था वो तो हिंदू इतिहास था, पहले दूसरे धर्म तो थे ही नहीं, तो बहुत पहले का जो समय था वो हिंदू इतिहास था। उसके बाद मुस्लिमों का आक्रमण हुआ,
मुस्लिम आए, मुस्लिमों ने शासन किया, फिर उसके बाद ब्रिटिश अंग्रेज़ आए। तो उस व्यक्ति ने, जो ये व्यक्ति बताया जा रहा है जेम्स मिल, ये जो स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री था और राजनीतिक दार्शनिक था, इसने किताब लिखी जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और उसमें इसने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इन तीन कालखंडों में इतिहास को बांटा। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इन तरीकों में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यानी जो एक टाइम पीरियड होता है, जो समय होता है, उसमें मेन चीज़ क्या है, उसके जो मूलभूत तत्व क्या है, मुख्य चीज़ क्या है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। भाई, जब आपको कोई चीज़ बांटनी है तो कुछ आधार तो लेना ही पड़ेगा बांटने का। किस आधार पे बांटोगे आप? तो इसलिए ऐसे शब्दों को पकड़ना पड़ता है, ऐसी चीज़ों को पकड़ना पड़ता है और उसके आधार पर फिर समय को बांटा जाता है। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल, यानी वो जो व्यक्ति है जिसने ये किताब लिखी, मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। ऐसा उसका मानना था। जो किताब लिखने वाला था, उसको ये लगता था कि अंग्रेज़ों से आने से पहले मतलब कुछ नहीं था देश में, भारत में कुछ नहीं था, यहाँ पर केवल तानाशाह लोग शासन करते थे। ऐसा उसका मानना था किताब लिखने वाले का। और यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, राजनीतिक जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ऐसा उसका दिमाग में था। जो किताब लिखने वाला था, उसके दिमाग में ऐसी भ्रांतियां थी। साइड में एक और बॉक्स है, देखते हैं इसको। गतिविधि: अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं। स्पष्ट करें कि आपने कालखंडों को किस तरह तय किया। तो अगर आप अपनी माँ के जीवन को बांटेंगे तो आप कैसे बांट सकते हैं? एक तो उनका बचपन, फिर उनके जवानी का समय, फिर उनके विवाह के उपरांत का समय। तो इस तरह के 3 कालखंडों में बांट सकते हैं आप, और उनकी घटनाएं क्या क्या हुई उसमें वो लिख सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये जो मिल नाम का व्यक्ति था जिसने 3 कालखंडों में बांटा भारत के इतिहास को, और उसके दिमाग में ये था कि अंग्रेज़ों के आने से पहले तो तानाशाह लोग शासन करते थे, जातिगत वेर था लोगों में, अंधविश्वासों का बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। अंग्रेज़ों का एक भ्रम था और उन्होंने लंबे समय तक भारत पर राज करने के लिए ऐसी भ्रांतियां गढ़ने का भी काम किया कि देखो, अंग्रेज़ आने से बहुत, भारत का सौभाग्य है कि अंग्रेज़ आए हैं और अंग्रेज़ों ने भारत की बहुत तरक्की की है, अंग्रेज़ों ने भारत को बहुत कुछ सिखाया है, अन्यथा भारत में तो कुछ था ही नहीं। ऐसी भ्रांति भारत में पैदा करने की कोशिश की अंग्रेज़ों ने, ताकि लोग उनको महान माने और उनको लंबे समय तक यहाँ पर राज करने दें। तो मिल भी ऐसा ही व्यक्ति था, उसके दिमाग में भी ऐसा ही था। उसने भी क्या सोचा था कि मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था, यानी सभ्य बना सकता था भारत को ब्रिटिश का शासन। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। यानी भारत को अगर कुछ सभ्य बनाना है तो अंग्रेज़ों की चीज़ों को यहाँ लागू किया जाए। ऐसा लगता था उसको कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। अब सुखी जीवन कैसा प्रदान करते थे वो तो उनके अत्याचारों को भुगती हुई जनता ही जानती है, कितना अत्याचार करते थे वो। तो काय का सुखी जीवन प्रदान करने वाले थे। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सका। तो कैसे कैसे लोग थे इतिहास को लिखने वाले। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन और
शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। ये जो इस तरह के जो लोग थे इतिहास को लिखने वाले, इस तरह की जो धारणा थी, उसमें उन लोगों का मानना था कि अंग्रेजों का जो शासन था वो प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था, ऐसा वो मानते थे। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? कदापि नहीं किया जा सकता। भारत का उज्जवल इतिहास दुनिया जानती है। सोने की चिड़िया कहलाती थी भारत, इतना धन धान्य था भारत में। क्या अंधकार की बातें कर रहे हो? और कितना ज्ञान विज्ञान था भारत में। दुनिया के लोग पढ़ने आते थे यहाँ के नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में। कितने महान आविष्कार भारत ने दिए हैं दुनिया को, कितने महान गणितज्ञ, कितने वैज्ञानिक लोग हुए हैं, कितने यहाँ पर शास्त्र रचे गए। दुनिया की सबसे पुरानी किताबें यहाँ पर है। किस प्रकार की हीन बातें ये लोग कर रहे हैं, तो इसको बिल्कुल भी हम लोग उसको मान नहीं सकते, इस धारणा को। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इस सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? तो उसमें यह है कि जो बहुत पहले का समय था वहाँ तो मुस्लिम थे नहीं। पहले तो जो सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था, वही था इस देश में। बाद में ज़रूर साथ में चले हैं। क्या इन सारे दौरों में सारे धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की क्या ज़रूरत है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। तो धर्म के आधार पर व्याख्या करना गलत है, क्योंकि हर धर्म का अपना महत्व है। ईश्वर तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं और एक तरह से ये धर्म अलग अलग प्रकार के रास्ते हैं ईश्वर तक पहुंचने के लिए। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी और धर्म का कोई महत्व नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था। तो धर्म तो एक ही होता था, पंथ अलग अलग होते थे। प्राचीन भारत में कुछ लोग बौद्ध पंथ को मानने वाले होते थे, कुछ सनातन को मानने वाले होते थे। अपने भारत में भी कई प्रकार के पंथ हैं। कुछ मूर्ति पूजा को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। कई प्राकृतिक चीज़ों की पूजा करते हैं। कोई लोग किसी और भगवान की पूजा करते हैं, कोई दूसरे भगवान की पूजा करते हैं। तो एक मत के लोग नहीं हैं, अलग अलग पंथ के लोग हैं। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण, ये जो 3 वर्ग बना दिए थे उस अंग्रेज ने मिलने कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। यानी अंग्रेजों ने जो जिस तरह से इतिहास को लिखा, अपना सिक्का चलाने के लिए, अपना राज चलाने के लिए इतिहास को जिस तरह से उन्होंने लिखा, उससे हटकर, उसको न मानकर जो भारतीय इतिहास को लिखने वाले थे उन्होंने फिर उस प्रकार से नहीं मानकर और इस समय को 3 भागों में इस तरह से बांटा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इस तरह 3 भाग किए, वैसे नहीं किए हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, वो भाग नहीं करके, और ये 3 भाग किए भारत के जो इतिहासकार थे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं, यानी ये किए भारत के इतिहासकारों ने, लेकिन इसमें भी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम किसको कहते हैं? वेस्टर्न, इंग्लिश में वेस्टर्न बोलते हैं। जो अंग्रेजों के देश है ना, उनको पश्चिमी देश कहते हैं। तो ये जो समझ है ये भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। यानी पश्चिम में ऐसा मानते हैं कि आधुनिक काल, पश्चिम में यानी अंग्रेज लोग आधुनिक काल किसको मानते हैं? जिसमें विज्ञान का विकास हुआ, तर्क का विकास हुआ, लोकतंत्र का विकास हुआ, मुक्ति और समानता की भावना का विकास हुआ, आधुनिकता बढ़ी। ये जो चीज़ें हैं, ये जिस समय में बढ़ी वो उसको आधुनिक मानते हैं। उसके लिए मध्यकालीन समाज वो समाज था जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। अंग्रेज ये मानते हैं कि जब ये चीज़ें नहीं थी तो वो मध्यकाल था, यानी इन चीज़ों का अभाव मानते हैं वो मध्यकाल में। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मध्यकाल में भी ये सब चीज़ें थी। मध्यकाल में भी
विज्ञान था, तर्क था, लोकतंत्र था, सब कुछ था। तो हम लोग इसको भी नहीं मान सकते। जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। तो अंग्रेज लोग जिसको मानते थे कि भाई आधुनिक काल वो है जिसमें प्रगति है, विज्ञान है, आर्थिक विकास है, तो भारत में तो उनके शासन में ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। उपनिवेश से बना है औपनिवेशिक। अंग्रेज लोग जहाँ जहाँ उनकी सत्ता चलती थी, खुद तो वो ब्रिटेन में थे, लेकिन जहाँ जहाँ उनका शासन चलता था उनको अपना उपनिवेश मानते थे वो। तो उसी युग को जब उनके उपनिवेश बने हुए थे दुनिया में, औपनिवेशिक युग कहा गया। औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप ये भी जानते होंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। तो अंग्रेजों ने तो बहुत ही ज़्यादा खराब यहाँ का वातावरण कर दिया था। ज़बरदस्ती फसलें बोनी पड़ती थी लोगों को, जो उनको पसंद थी ऐसी फसलें वो बुआते थे, भले ही उससे ज़मीन खराब होती थी। नील की खेती कि हम लोग, नील आंदोलन पैदा हो गया उससे, ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे किसानों से, जबकि भूमि बंजर हो जाती थी, लेकिन उनको अपने वहाँ नील ले जानी थी सफ़ेद कपड़ों को चमकाने के लिए, तो नील की खेती ज़बरदस्ती करवाई जाती थी। ऐसे ही जो उनको सही लगता था वो करना होता था, लोगों को नहीं तो वो जुल्म करते थे। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो औपनिवेशीकरण क्या होता है कि एक देश के लोग जब दूसरे देश में इस प्रकार के परिवर्तन करते हैं। कैसे परिवर्तन? मूल्य मान्यताओं में परिवर्तन, पसंद नापसंद में परिवर्तन, रीति रिवाजों में परिवर्तन, तौर तरीकों में परिवर्तन, और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव, ये जब कोई एक देश के लोग दूसरे देश में कर देते हैं तो इसको औपनिवेशीकरण कहते हैं। यानी उनके हिसाब से सब कुछ बदल दिया उन्होंने, तो इसको औपनिवेशीकरण कहते हैं। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, इसलिए इस किताब को हमारे अतीत नाम दिया गया है। देखो, इस किताब का नाम हमारा अतीत नहीं है, ध्यान देना इस बात की ओर। हमारा अतीत नहीं है, हमारे अतीत, यानी अतीत यहाँ पर एक नहीं है, बहुवचन है, हमारा नहीं है। तो हमारे अतीत यानी एक से ज़्यादा तरीके से अपने अतीत को बताया जाएगा इस किताब में। ये वरना हमारा अतीत भी हो सकता था किताब का नाम। हमारा अतीत, एक ही अतीत होता, हमारा इतिहास, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है हमारे अतीत। यहाँ पर हमारे यानी एक से ज़्यादा अतीत, यानी कई अतीतों पर केंद्रित इसका किताब का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि जो अंग्रेज़ों ने जो इतिहास लिखा वो अलग प्रकार का था। फिर हमारे देश के लोगों ने समय को अलग प्रकार से बांटा। अंग्रेज़ों ने तो कैसे बांटा था? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और फिर हमारे लोगों ने बांटा प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक, और भी हो सकते हैं। तो हम किस तरह जानते हैं? भारतीय इतिहास के पिछले 250 वर्षों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अब जैसे देखिए, प्रश्न क्या आया कि भारत के इतिहासकार 250 वर्षों से जो इतिहास लिखते हैं उसके लिए स्रोत कौन से काम में लेते हैं, यानी किस आधार पर इतिहास लिखा जाता है अब आजकल इन 250 सालों में? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासों का एक महत्वपूर्ण साधन है।
साधन होते हैं। अंग्रेजों ने जो रिकॉर्ड तैयार किए भारत में अंग्रेजों के टाइम में, वो एक बड़ा स्रोत है इतिहासकारों का, उसके आधार पर भी इतिहास लिखा जाता है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। लिखित काम पूरा लिखित आधार पर करते थे वो काम। ऐसा न करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था। ऐसा करने के बाद अगर कोई काम लिखित में होता है तो उसका फिर बाद में भी अध्ययन किया जा सकता है और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। आज जो चलता है ना ये कि लोग ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम को, फिर वो टिप्पणी कर रहे हैं, लोग प्रतिवेदन दे रहे हैं। आज की जो व्यवस्था है काफ़ी कुछ अंग्रेजों के समय की चली हुई व्यवस्था है। कुछ परिवर्तन हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन अधिकांश बहुत सारी ये देख लीजिए आप 50-60% से भी ज़्यादा अंग्रेजों की चलाई हुई व्यवस्था आज भी चल रही है। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। जितने भी ऑफिस थे अंग्रेजों के, उनमें उन्होंने रिकॉर्ड रूम रखता था, अभिलेख कक्ष, जो भी रिकॉर्ड होते थे वहाँ पर वो मेंटेन करते थे। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। आज भी है वही व्यवस्था है एकदम। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। तो ये अभिलेखागार आज भी है, संग्रहालय भी है, ये सब चीज़ें आज भी है। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। तो अंग्रेजों के समय जो भी पत्र व्यवहार हुआ, जो भी लेटर्स लिखे गए, जो भी लिखा पढ़ी होगी, वो सब चीज़ें आज भी सुरक्षित है अभिलेखागारों में। अभिलेखागार को आर्काइव नाम दिया हुआ है। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। कुछ लोग थे इस प्रकार के जो माहिर लोग होते थे, उनकी नकलें लिखते थे। खुशनवीसी वह सुलेख नवीस जैसे ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं, जिसे आजकल भी वो क्या कहते हैं, नक्शा नवीस, ऐसा नाम अभी भी चलता है। खुश नवीस, सुलेख नवीस। तो आजकल तो इस तरह की है ही नहीं, अब तो कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था हो गई। वरना ऐसे जो लोग होते थे, कुछ लोग जो उनकी नकल अच्छी सुंदर तैयार कर लेते थे, तो उनको खुश नवीसी या सुलेख नवीस कहते थे। ये चीज़ों की नकल बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे और तैयार करते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। यानी जब तक छपाई की व्यवस्था नहीं थी तब तक क्या था, हाथ से ही लिखना होता था, और उसकी कोई अगर नकल होती थी तो वो भी हाथ से ही होती थी। तो उस समय वो खुशनवीस और क्या एक और नाम आया था, खुशनवीस और सुलेख नवीस, ये लोग उस समय काम करते थे। हाथ की नकल से वापस हाथ से ही नकल तैयार करते थे सुंदर तरीके से। लेकिन बाद में फिर 19वीं शताब्दी के मध्य तक छपाई की मशीन आ गई। तो फिर बाद में एक ही चीज़ की कई कॉपियां बनने लग गई। देखिए एक चित्र दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया, यानी अंग्रेजों के ज़माने में। 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ, ये 1920 में बनाया गया अभिलेखागार, आर्काइव, जिसमें सारे दस्तावेज रखे जाते हैं। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वॉयसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता लगता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। यानी वो कागज़ों का बड़ा महत्व था उनकी नज़र में, और उसी की परंपरा को अब अपनी भारत में भी निभा रहे हैं, कागज़ों का। एक साथ में दिया हुआ है स्रोतवन, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट है। यानी किन किन स्रोतों का उपयोग करते हैं
इतिहास लिखने वाले, उसमें से एक स्रोत है गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट है। गृह विभाग क्या होता है? जो कानून व्यवस्था को देखने वाला सरकार का विभाग होता है वो गृह विभाग होता है, गृह मंत्री होता है। तो उसको भेजी गई रिपोर्टें जो है वो भी इतिहासकार उनको भी पढ़ते हैं, उनके आधार पर भी इतिहास लिखते हैं। सन 1946 में जब भारत 1947 में आज़ाद हो गया, अगले साल 1 साल पहले, उसमें भारत की औपनिवेशिक सरकार यानी अंग्रेजों की ही थी 46 तक। तो शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। यानी उस समय यानी आज़ादी से 1 साल पहले नौसेना के सैनिकों ने बगावत किया था, उसको कुचलने की कोशिश कर रही थी अंग्रेजों की सरकार। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी उसके कुछ नमूने इस प्रकार है। बंदरगाह क्या होते हैं? जहाँ जहाज रुकते हैं। तो आज़ादी 1947 में मिली, 1946 में यानी नौसेना में भी विद्रोह हो रहा था और अंग्रेज उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ से उनको रिपोर्ट आती थी अंग्रेजों को गृह विभाग में। तो उसके कुछ नमूने हैं। बम्बई से इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। ये बम्बई से आई हुई है रिपोर्ट। कराची से रिपोर्ट आई, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम से आई रिपोर्ट, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैयार कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, हेडक्वार्टर इंडिया कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7, फाइल संख्या 5, 21 और 46, गृह राजनीतिक भारत सरकार। तो इस तरह जो रिपोर्टें उस समय गृह विभाग को भेजी गई थी अंग्रेजों के शासनकाल में, वो रिपोर्टें भी मतलब सुरक्षित है अभिलेखागारों में और वो भी एक आधार बनता है इतिहास लिखने का। यानी आज भी वो रिपोर्टें पड़ी है, वहाँ पर कागज़ पड़े हैं। तो जो इतिहास लिखने के जो स्रोत होते हैं, जो आधार होते हैं, उसमें एक ये रिपोर्टें भी आधार होती है। और अंग्रेजों ने जो भी काम किया वो कागजी पूरा किया, कागज लिखित में किया जो भी काम किया। और उनके नज़र में लिखित कार्य बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए उन्होंने अभिलेखागार और संग्रहालय बनवाए और उनमें उन सब कागजों को सुरक्षित रखा। आज भी वो सुरक्षित पड़े हैं, तो उनको आधार मान के भी इतिहास लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड टुडे अप टू पेज नंबर 5। आज हमने पेज नंबर 5 तक कंप्लीट किया है। वी विल स्टार्ट द रेस्ट ऑफ लेसन इन नेक्स्ट वीडियो। अगला जो इस लेसन का पार्ट है, जो बचा हुआ लेसन है, वो हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट द लेसन। हम लोग इसको कंप्लीट करने की भी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, सी यू एंड बाय।